हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है आंध्र प्रदेश में हरित ऊर्जा परियोजना। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को 15,376 करोड़ की लागत से कुल 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में 4 अलग अलग स्थानों पर 3,700 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पन बिजली परियोजना की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत वाईएसआर और पार्वतीपुरम जिले में 1,000 से 1,000 मेगावाट, जिले में 1200 मेगावाट और सत्यसाई जिले में 500 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए 11,000 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित परियोजना के लिए जमीन किसानों से लीज पर लिया जाएगा और 30,000 प्रति एकड़ सालाना लीज राशि प्रदान की जाएगी। अगला चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 7 साल। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय महुआ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में खुशियों का आशियाना लघु फिल्म प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी की गई है। PMAYU की उपलब्धियां क्या क्या हैं, जान लेते हैं। 8.31 लाख करोड़ रुपए की कुल निवेश के साथ PMAYU ने अब तक 122.69 लाख रुपए मंजूर किए हैं। योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को तैयार किया गया है। इसके अलावा 61 लाख से अधिक घरों को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। PMAYU के तहत निर्माण कार्य के कारण 239 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च योजना प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास विजन के रूप में कार्य करेगी। यह योजना पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है। PM आवास योजना दुनिया के सबसे बड़े शहरी आवास कार्यक्रमों में से एक है। महुआ ने अफोर्ड रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी लॉन्च किया है, जो शहरी प्रवासी गरीबों के लिए PMAYU के तहत एक उप माना गया है। अगला चर्चा का विषय है बिहार में JP गंगा पथ का उद्घाटन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20.5 किलोमीटर लंबे JP गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन किया है। आमतौर पर पटना मरीन ड्राइव और गंगा ड्राइववे के रूप में प्रसिद्ध यह JP गंगा पथ एक 20 किमी एक्सप्रेसवे है। परियोजना की लागत 3,160 करोड़ रुपए होना अनुमान है। JP गंगा पथ का निर्माण साल 2013 में जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। जयप्रकाश नारायण के विषय में जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उन पर मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। 1929 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल में भी डाला गया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक वामपंथी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अगला चर्चा का विषय है पद्मा ब्रिज क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के नए ऐतिहासिक बहुउद्देशीय परियोजना पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह बांग्लादेश की एक मेगा परियोजना है जो पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अपने वित्त से पद्मा पुल का निर्माण करके बांग्लादेश सरकार ने दक्षिण एशिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम किया है। गौरतलब है कि पुल का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। इसका आखिरी स्पैन दिसंबर 2021 में बनकर तैयार हुआ। पुल के बारे में जान लेते हैं। पुल को दुनिया में 122वें सबसे लंबे पुल का स्थान दिया गया है। इसका निर्माण 30,139.6 करोड़ टका USD 3.6 बिलियन की लागत से किया गया है। यह पुल 6.15 किलोमीटर लंबा है। ऊपरी डेक 4 लेन का राजमार्ग है और निचली डेक दोहरी गेज रेलवे लाइन है। खंभों के बीच की दूरी 150 मीटर है, जिसमें एक पिलर तक 122 मीटर गहरा दुनिया में सबसे गहरी पिलिंग है। यह बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस पुल से ढाका से मोंगला समुद्री बंदरगाह के बीच की दूरी कम होगी। इस पुल से भारत में ढाका और कोलकाता के बीच यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। पद्मा पुल के निर्माण से बेनापोल भूमि बंदरगाह और पेरा बंदरगाह को भी लाभ होगा। अब आज प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कल का अभ्यास प्रश्न पहला, G20 ट्राइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सऊदी अरब। G20 ट्राइका का अर्थ G20 समूह के क्रमशः वर्तमान, पिछले और आने वाले अध्यक्ष देश प्रेसिडेंसी से हैं। फिलहाल इसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 का अध्यक्ष बनेगा और 2023 में पहली बार इसके सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के विकास से संबंधित निकाय है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ऑप्शन सी वानिकी अनुसंधान और शिक्षण परिषद, ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया NARFI पर राष्ट्रीय मिशन की एक कार्यशाला का उद्घाटन किया है। NARFI का विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बेंगलुरु ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के सहयोग से किया है। यह वायु गुणवत्ता के सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर उसके प्रभाव का आकलन करके इसके समाधान उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस देश के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भागीदार करने जा रही है? ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी फ्रांस। इसका सही विकल्प है ए मिस्र। भारतीय वायुसेना मिस्र वायुसेना हथियार स्कूल में सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भागीदारी करने जा रही है। यह कार्यक्रम दोनों देशों की वायुसेना की बृहद भागीदारी के माहौल में एक अनूठा सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य
दोनों देशों के सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र पावक क्या है? समुद्र पावक क्या है? ए गाइडेड मिसाइल क्रूज, बी उभयचर पनडुब्बी, सी डार्क लैंडिंग शिप, डी प्रदूषण नियंत्रक पोत। इसका सही विकल्प है डी प्रदूषण नियंत्रक पोत। भारतीय तटरक्षक बलों ने डूब चुके विदेशी पोत MV प्रिंसेस मिराल से तेल के खतरे को देखते हुए समुद्र की निगरानी के लिए अभियान शुरू किया है। माना जा रहा है कि यह जहाज 220 टन से अधिक ईंधन ले जा रहा था। तेल रिसाव को रोकने के लिए एक विशेष प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र पावक पोरबंदर से मंगलुरु के लिए रवाना हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कुकुराथेंजिया है। कुकुराथेंजिया शब्द क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन ए आक्रामक पौधा, बी मलेशिया की एक जनजाति, सी नामीबिया की एक वनस्पति, डी प्रशांत महासागर में एक द्वीप। इसका सही विकल्प है ए एक आक्रामक पौधा। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राइनो के आवास को खतरे में डालने वाले आक्रामक पौधों के विस्तार की जांच करने के लिए एक पायलट परियोजना की अनुमति मांगी है। इन आक्रामक पौधों में एक कुकुराथेंजिया भी है। अन्य आक्रामक पौधों में बाम्बेक्स सेइबा है और लार्जटोमिया स्पेसियो शामिल है। अगला प्रश्न है, मोबस का संबंध किस राज्य से है? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी ओडिशा। इसका सही विकल्प है डी ओडिशा। हाल ही में मोबस को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। मोबस ओडिशा के राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन CRUT प्राधिकरण की एक बस सेवा है। यह सेवा वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। यह बस नवीनतम प्रौद्योगिकी जैसे डिजिटल अनाउंसमेंट, फ्री वाईफाई सेवा, निगरानी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक टिकट आदि से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, चरक पोर्ट कहाँ स्थित है? ए ओमान, बी कतर, सी ईरान, डी कुवैत। इसका सही विकल्प है सी ईरान। हाल ही में ईरान के दक्षिणी जल क्षेत्र में 5.6 तीव्रता का एक भूकंप महसूस किया गया। यह भूकंप चरक पोर्ट और किस द्वीप के बीच आया था? चरक पोर्ट ईरान में फारस की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, परमेश्वरन अय्यर को किस निकाय का CEO नियुक्त किया गया है? ए नाबार्ड, बी सिडबी, सी राष्ट्रीय आवास बैंक, डी नीति आयोग। इसका सही विकल्प है डी नीति आयोग। हाल में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परमेश्वरन अय्यर 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर्स के एक IAS अधिकारी रहे हैं। इन्होंने वर्ष 2017 और 2020 के बीच स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे
ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए सिंधु नदी पर, बी चेनाब नदी पर, सी झेलम नदी पर, डी ब्यास नदी पर। इसका सही विकल्प है बी चेनाब नदी पर। हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का काम 88% तक पूरा हो चुका है। यह पुल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा है। यह कश्मीर और शेष भारत के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। यह उत्तर रेलवे द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मस्तिष्क में अंतर के कारण होती है। दूसरा, इसके लक्षण जन्म के पहले 2 सालों में उभर कर आते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि गैर ह्यूमनॉइड रोबोट ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मस्तिष्क में अंतर के कारण होती है। इससे प्रभावित लोगों का व्यवहार और इनके सीखने की क्षमता सामान्य व्यक्तियों से अलग हो जाती है। इसके लक्षण जन्म के पहले 2 साल में उभर कर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रो बनाम वेड निर्णय किससे संबंधित है? ए गर्भपात अधिकार, बी सरोगेसी कानून, सी वैवाहिक बलात्कार, डी व्यभिचार। इसका सही विकल्प है ए गर्भपात अधिकार। हाल ही में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो बनाम वेड निर्णय के पटल को पलट दिया है। इस निर्णय ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया था। भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 भारत में 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को समाप्त करने की अनुमति देता है। वर्ष 2021 में एक संशोधन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की विशेष श्रेणियों जैसे बलात्कार से पीड़ितों के लिए गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ए 22 जून, बी 23 जून, सी 24 जून, डी 25 जून। इसका सही विकल्प है बी 23 जून। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही विकल्प है डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए दिनकर गुप्ता, बी स्वागत दास, सी संजीव गुप्ता, डी सुरेश कुमार। इसका सही विकल्प है ए दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी नई दिल्ली। इसका सही विकल्प है डी
नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी रूस। इसका सही विकल्प है ए जापान। अगला प्रश्न है, कांतार बेड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी LIC। इसका सही विकल्प है ए TCS। अगला प्रश्न है, 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ए श्रीहरिकोटा, बी रानीखेत, सी पोखरण, डी चांदीपुर। इसका सही विकल्प है डी चांदीपुर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की गई है? ए कैरेबियन द्वीप समूह, बी न्यू गिनिया द्वीप समूह, सी मलय द्वीप, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका सही विकल्प है ए कैरेबियन द्वीप समूह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चर्चा में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है? ए विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से, बी कोविड-19 संबंधी जांच से, सी क्रिकेट का एक प्रारूप से, डी मिसाइल प्रक्षेपण संबंधित टेस्ट से। इसका सही विकल्प है ए विधानमंडल में बहुमत परीक्षण से। आज का अभ्यास प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी एम्स्टर्डम, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी बर्लिन। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।